रॉकेट प्रोपल्शन वाज गोइंग ऑन, वेरी गुड, सही बोल रहे थे। स्प्रिंग प्रॉब्लम हो गए थे, वेरिएबल मास पढ़ लिया था हम लोगों ने, रॉकेट प्रोपल्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था, इनफैक्ट खत्म भी कर लिया था रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, हमें इसमें वेरिएबल मास सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस करने थे। वेरिएबल मास सिस्टम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जो मेन चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि फोर्स ऑफ थ्रस्ट कितना होता है। तो थ्रस्ट होता है म्यू इंटू वी या माइनस म्यू इंटू वी। यहाँ म्यू क्या है, म्यू इज, ध्यान दीजिएगा बेटा, रेट एट विच मास इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे आप मास को ऐड करो चाहे रिमूव करो, हमेशा ही म्यू पॉजिटिव होगा। और व्यू वी क्या है, वी इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ डीएम। वो जो डीएम मास करके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें उसकी वेलोसिटी जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, वी कहेंगे। तो माइनस म्यू वी फोर्स लगाएगा वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी में आप चेंज करोगे। तो ये वेरिएबल सिस्टम का फंडा था, इसका यूज़ करके हम लोगों ने रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ लिया था, विदाउट ग्रेविटी पढ़ लिया था, और मैंने विद ग्रेविटी वाला आपको बताया था खुद से सॉल्व करना है ना। अब कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं वेरिएबल मास के, इनका काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे। पहला इलस्ट्रेशन क्या है, पहला इलस्ट्रेशन कह रहा है आपको कि फ्लैट कार, जो आपको बना के दे रखा है, बेसिकली ठेला गाड़ी है, ऑफ मास m नॉट स्टार्ट्स मूविंग टू द राइट ड्यू टू अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F। कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है और ये राइट की तरफ मूव करना शुरू करता है, देखा स्टार्ट्स मतलब कि इनिशियली रेस्ट कर, ठीक है। सैंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार फ्रॉम अ स्टेशनरी हॉपर, ये आपका हॉपर है जिससे सैंड इस स्टेशनरी कार पर धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट रेट ऑफ m नहीं, इसको म्यू कर देते तो m kg पर सेकंड रहेगा, m ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मास m नॉट दे दिया है और m kg पर सेकंड से यहाँ पे मास गिर रहा है, मतलब आपका जो म्यू था ना वो कितना है, m है। म्यू क्या था, रेट एट विच मास इज बीइंग एडेड, यहाँ पे किस रेट से मास ऐड हो रहा है, m। एडेड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्टेड भी हो सकता है। बोला है फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। जितनी देर तक ये सैंड इस कार के ऊपर गिर रहा है, इस कार के ऊपर गिर रहा है, उस उतनी देर तक आपको बताना है कि किस रेट से ये एक्सेलरेट करेगा या क्या इसकी वेलोसिटी होगी एट एनी गिवन टाइम t। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना, ये देना है। क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट से एट t, लेट से एट टाइम t, मान लेते हैं कि जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी v है, मतलब ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एट t, ठीक है। तो जैसे ही, ध्यान दीजिएगा, सैंड का एक ग्रेन जैसे ही कार्ट के ऊपर गिरता है, y डायरेक्शन में जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं सिर्फ x डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूँ, क्यों, क्योंकि मोशन आपका x डायरेक्शन में है, उसी के बारे में बात करनी है। y डायरेक्शन में जो हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, ऐसे भी x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मैं x डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो सैंड पार्टिकल जब नीचे गिर रहा था उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं थी, x डायरेक्शन में नहीं थी। तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 थी और सडनली इसकी वेलोसिटी 0 से चेंज होगी, सडनली ये कार्ट की वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, v। तो जो आपका फोर्स ऑफ थ्रस्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू वी, यही पढ़ा था हमने, है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, म्यू इंटू वी, दैट इज फोर्स ऑफ थ्रस्ट। बेसिकली थ्रस्ट ही है, इसको दो, एक ही बात को दो बार लिख रहा हूँ, फोर्स भी लिख रहा हूँ, थ्रस्ट भी लिख रहा हूँ, थ्रस्ट इज फोर्स बेसिकली, बट थ्रस्ट पीछे लग रहा है म्यू वी, माइनस म्यू वी का मतलब पीछे हो गया म्यू वी, ठीक है। और इसका जो मास है m, दैट m इज इक्वल टू m नॉट प्लस म्यू टी।
म्यू की वैल्यू स्मॉल एम है, चलेगा, अपन म्यू के टर्म्स आंसर निकाल लेंगे, स्मॉल एम टर्म्स आंसर निकाल लेंगे, बात एक ही। मैं म्यू के टर्म्स निकाल लूंगा, अब बाद में आप म्यू की जगह एम निकाल दीजिए। तो इसका मास m कितना है, m नॉट प्लस म्यू टी इनिशियल मास प्लस जिस रेट से मास ऐड हो रहा है उतना इनटू टाइम। ये समझ में आया? लोग इसी में गड़बड़ करते हैं। समझ में आया? रॉकेट में किया था ना अपन m नॉट माइनस म्यू टी, क्योंकि वहाँ पे मास सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे मास ऐड हो रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा m नॉट प्लस म्यू टी। तो अगर मैंने इसकी वेलोसिटी v रखी है तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, f माइनस म्यू वी इज इक्वल टू mass into acceleration. This implies F minus mu into V is equal to mass into dV dt। और मास कितना है, मास है m नॉट प्लस म्यू टी इंटू dV बाय dt। आप बोलोगे सर मैं तो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, जब तक वेलोसिटी नहीं पता होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए पहले वेलोसिटी मिलेगी, बाद में एक्सेलरेशन निकाल पाओ। ठीक है, तो m नॉट प्लस म्यू टी इंटू dV dt। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक वेलोसिटी v और एक टाइम t। तो हम वेलोसिटी के टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करना चाहेंगे, टाइम के टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करना चाहेंगे, जिससे कि इंटीग्रेशन कर पाए। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज dt अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी इज इक्वल टू dv अपॉन f माइनस म्यू। ध्यान दीजिएगा बेटा, दिखने में ये इक्वेशन काफी हद तक रॉकेट के जैसी है, पर रॉकेट के केस में ये यहाँ जो v आ रहा है ना, ये v की जगह u आ रहा है जो कि कांस्टेंट था। ये यहाँ पर v वेरिएबल है, रॉकेट के केस में ये कांस्टेंट था, इसलिए इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोग उसे बाहर निकाले थे, यहाँ पर बाहर नहीं निकाले। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे दे रखा है मोशन स्टार्ट, इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और टाइम t पर वेलोसिटी भी हमें निकालनी है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा, टाइम का कोएफिशिएंट म्यू है तो 1 बाई म्यू ln m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट मैंने लिमिट एक ही बार में डाल दी है, आप लोग थोड़ा 2-3 स्टेप लगाओगे यहाँ से यहाँ आने। ठीक है, तुरंत आप लोग नहीं आ पाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आ सकते हैं, और वो प्रैक्टिस मैथ्स में करनी है, फिजिक्स में इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करनी। आपको यहाँ से आने में 2-3 स्टेप लगेंगे बेटा, परेशान मत हो। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर v का कोएफिशिएंट माइनस म्यू है, इसलिए 1 अपॉन माइनस म्यू या फिर माइनस 1 बाई म्यू ln f माइनस म्यू वी अपॉन f। ठीक है, म्यू मर गए, ठीक है, म्यू मर गए तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ ln है, इस माइनस वन को अंदर ले जाते पावर में क्या हो जाएगा, f अपॉन f माइनस म्यू वी आ जाएगा, है ना। ये माइनस वन अंदर चला जाएगा, पावर में माइनस वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैंने फिर से 2-3 स्टेप स्किप करी और क्या लिखा, दिस इंप्लाइज m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस म्यू वी। और इसको यूज करके आप आसानी से v निकाल सकते हो और उसको डिफरेंशिएट करके आसानी से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। थोड़ी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, वंस यू नो दिस फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो क्वेश्चन काफी आसान है। अभी भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप बेकार परेशान होकर सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से डरते हो और कुछ नहीं है। अदरवाइज अगर ये वाला फॉर्मूला क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। हाँ, इसको अगर आप बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक ही काफ़ी परेशान हो जाओगे। इसलिए ऐसा समझ लो, होता क्या है बेटा, वो जो डीएम मास एक रेत का दाना यहाँ के ऐड होगा, उसकी वेलोसिटी में सडन चेंज है ना, तो उसके लिए उसमें हमने एक फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स है पीछे लगाएगा, कितना लगाएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया v, तो उसका मोमेंटम में चेंज आया mv, है ना। तो टाइम ये तो चेंज है मोमेंटम हुआ, तो फोर्स कितना लगेगा, mv अपॉन टी, m अपॉन टी म्यू इंटू v, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसमें माइनस म्यू वी। यही आपका फंडा है, कुछ और नया नहीं है इसमें। जैसे जैसे मास ऐड होता जा रहा है सिस्टम में,
उसके क्योंकि आपने एक छोटा सा मास डीएम ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आपने उसको मोमेंटम में चेंज किया है आपने, इसलिए वो पार्टिकल या वो डीएम आपके बचे हुए सिस्टम पे, आपके बाकी के सिस्टम पे फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को हम थ्रस्ट कह रहे हैं। सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ चल रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, रॉकेट मूव करने का कारण क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ। गैस पे नीचे फोर्स लगाया, गैस से रॉकेट पे ऊपर फोर्स लगाया। ओके बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। इसका स्पीकर क्यों नहीं काम कर रहा है? अच्छे जब मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग साइलेंट ही कर देते हो। किसी को कुछ लिखना है तो टाइप करो, ठीक है? सबको क्लियर है ना ये? तो फटाफट कॉपी कर लो। और अगले 5 सेकंड में अगर कॉपी नहीं कर पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे पता है आप लोगों के स्क्रीनशॉट में मैं बना रहा हूँ। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। अगला एग्जांपल क्या बोल रही है? अ कार्ट लोडेड विथ सैंड moves along a horizontal floor under a constant horizontal force F। ठीक है भैया, कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है और कार्ट पे हमने सैंड भर रखा है। इन द प्रोसेस सैंड स्पिल्स थ्रू अ होल इन द बॉटम। क्या हुआ? सैंड यहाँ से स्पिल होकर नीचे गिरता जा रहा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एट रेट म्यू kg पर सेकंड, म्यू kg पर सेकंड से सैंड स्पिल होता है। वी नीड टू फाइंड acceleration and velocity of the cart at time t. We need to find the acceleration and the velocity of the cart at time t if initial mass of cart with sand was m naught and initially it was at rest. Initially total mass m naught है at t is equal to 0. टाइम t पर मास कितना हो जाएगा? m naught माइनस म्यू टी, क्योंकि म्यू रेट से मास बाहर निकलता जा रहा है ना। इनिशियली रेस्ट पर है, दे रखा है क्वेश्चन में, इनिशियल मास दे रखा है, तो ये फोर्स हमने F लगाया है। बताना क्या है? वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ऐसे आता है। क्या होगा देखिए, इसमें सबसे पहले निकाले थे थ्रस्ट कितना है। फोर्स ऑफ थ्रस्ट है सिंपली थ्रस्ट। अच्छा, लेट से एट t इसकी जो वेलोसिटी है कार्ट की, वो भी हो जाती है, मतलब कार्ट इधर जा रहा है वेलोसिटी v पर से एट टाइम t। ठीक है, तो थ्रस्ट कितना हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? वो जो डीएम मास यहाँ से निकला उसकी वेलोसिटी में चेंज इनटू उसका मास, मतलब थ्रस्ट F थ्रस्ट इज इक्वल टू माइनस रेट एट विच सैंड इज कमिंग आउट म्यू इनटू चेंज इन इट्स वेलोसिटी। कितना होगा? इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है, सैंड निकल जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? टाइप करके आंसर तो फटाफट। जीरो। समझ में आया? थ्रस्ट फोर्स जो है इसमें जीरो लगेगा, भले ही सैंड निकलता जा रहा है, कोई थ्रस्ट नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि जब सैंड यहाँ से निकला, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो सैंड के पास वेलोसिटी v रहेगी और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ गिरेगा, ऐसे सीधे गिरेगा ही नहीं। आया ना? आया ना? मैं कह रहा हूँ जो सैंड का पार्टिकल जो यहाँ से निकलेगा वो तो इस कार्ट के साथ वेलोसिटी v से जा रहा था, तो जैसे ही वो निकला उसकी वेलोसिटी, मतलब दैट इज लाइक इट इज रिलीजिंग द सैंड पार्टिकल फ्रॉम अ मूविंग कार्ट। तो क्या होगा? उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कार्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी, v होगी, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए सैंड आगे जाके गिरेगा। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी में, जब तक ये कार्ट से एसोसिएटेड था और जब कार्ट को लीव किया है, इस प्रोसेस में इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि उसकी जीरो है, इसलिए फोर्स ऑफ थ्रस्ट कितना है? जीरो है। ये क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला फोर्स नहीं होता ना तो कार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, समझ में आई बात? कौन सी मूवी आई थी अभी सुपर 30 का, क्या क्या था मूवी का नाम? सुपर 30 नाम था ना मूवी का, जो ऋतिक रोशन वाली आई थी। हाँ, उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें एक एग्जाम्पल लिया था उसने कि ट्रेन चल रही है, धीरे धीरे हमने ट्रेन की जो बोगी थी उसको काट देगा, मतलब एक एक बोगी खोलते चलेगा, तो ट्रेन की वेलोसिटी क्या फर्क पड़ेगा? जवाब क्या था? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हाल था यहाँ पे, बस बोगी काटने के बजाय हम लोग सैंड पार्टिकल्स काटा, ये उससे थोड़ा और एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। चलो, तो फोर्स ऑफ थ्रस्ट कितना है? 0। क्लियर? अब देखो, अगर थ्रस्ट फोर्स 0 है बेटा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका जो फोर्स F जो लग रहा था, ये वाला फोर्स F, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m0 माइनस म्यू टी इंटू dv dt। दिस इंप्लाइज dt अपॉन m0 माइनस म्यू टी इज इक्वल टू dv बाय f। हालांकि ये इधर लेके जाने की जरूरत नहीं थी, पर जबरदस्ती लेके हम लोग दोनों तरफ इंडिकेट कर देते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v, सॉरी वेलोसिटी 0 था, टाइम t पर वेलोसिटी v हमें निकालना है। लिमिट कैसे लगाते समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे टाइम पे लिमिट लगाना है, यहाँ पे v पे लिमिट लगाना है। हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इफ इनिशियली मास ऑफ पार्ट वाज m0 एंड इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी। तो टाइम t पर हमें वेलोसिटी v निकालनी है। ऊपर हमने लिमिट डाल दी, जनरल टाइम t, जनरल वेलोसिटी v। तो ये सिंपल है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो टाइम का कोएफिशिएंट कितना, माइनस म्यू, तो आ जाएगा -1 बाय म्यू ln m0 माइनस म्यू टी अपॉन m0 माइनस म्यू टी अपॉन m0 इज इक्वल टू v बाय f। तो v याद हो गया अपना सीधा सीधा। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस अंदर ले जाएंगे, तो f बाय म्यू इंटू ln m0 अपॉन m0 माइनस म्यू टी। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू f बाय म्यू ln m0 बाय m। अब थोड़ा सोच के बताओ, क्या ये आंसर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रॉकेट का आंसर आया था? आया था कि नहीं? कंपेयर कर लो एक बार। मैथमेटिकल फॉर्म तो वही है ना लगभग, भले नंबर थोड़े बदल गए हैं। ln के अंदर सेम है, इधर f बाय म्यू आ गया, वहां पे म्यू u था, सेम आया। चेक कर लो एक बार खुद से, रॉकेट का आंसर और इसका आंसर। ग्रेविटी फ्री वाला, ग्रेविटी वाला मत देखो। आया? एक ने चेक किया, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो था सेम, होना भी था ना, क्योंकि सोचिए जरा, ये रॉकेट ही तो है। ये जो फोर्स F हमने लगा दिया, ये फोर्स F क्या कर रहा है? जो पीछे से फोर्स लगा रहा था प्लस वाला म्यू v उसके बराबर हो गया। म्यू v नहीं, म्यू u फोर्स लगा था रॉकेट के केस। मान लीजिए पीछे की तरफ गैस इजेक्ट कर रहा होता, रेत नीचे फेंकने के बजाय पीछे की तरफ रेत फेंक रहा होता, तो एक कांस्टेंट थ्रस्ट फोर्स म्यू v लग रहा था उस पर, रॉकेट पे आगे की तरफ। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, ठीक है। और म्यू रेट से वहाँ पे भी मास कम हो रहा था, यहाँ पे म्यू रेट से मास कम हो रहा है। सेम क्वेश्चन ये वाला रॉकेट वाला देखा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, तो हमारा वेरिएबल मास खत्म हो गया। हालांकि वेरिएबल मास में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन और भी बनते हैं, पर मैं वो सब अभी नहीं करा रहा हूँ। मैं सीधे आगे बढ़ गया हूँ अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इम्पल्स। क्या नाम है? इम्पल्स। आप लोग जब भी कोई, खासतौर से जब जेईई एडवांस की बुक सॉल्व करोगे, तो आपको वेरिएबल मास पे काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, और जब आप सॉल्व करोगे, बुक सॉल्व करो या स्टडी मटेरियल सॉल्व करो, कुछ भी सॉल्व करो, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप मुझसे पूछोगे, तब मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। नहीं तो अगर आप मेहनत नहीं करो तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक
डिफिकल्ट उतना नहीं, बट इतने एडवांस टॉपिक में मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँ, जो मेहनत करेगा उसी के लिए टाइम लगेगा। वैसे बाद में मैं अलग से क्वेश्चंस करवाऊंगा इसका, इसके इन एडवांस टॉपिक्स के ऊपर, बट अभी नहीं। तो हम हमारे अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जिसका नाम है इम्पल्स। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक, जिसमें लोग काफ़ी डरते हैं, और क्यों डरते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। देखो इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स सबसे पहले तो ये आपका इम्पल्स वेक्टर है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ F, तो इम्पल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर dt। समझ में आई बात? मान लीजिए मैंने कोई टाइम इंटरवल के लिए फोर्स F लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, F वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इम्पल्स क्या होता है? इंटीग्रेशन F dt। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप सोचे जरा तो इंटीग्रेशन F dt है क्या? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F होता है dp by dt, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dp, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इम्पल्स आई लगता है तो उसमें उतना ही चेंज इन मोमेंटम आता है, जितना एक ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम आएगा उतना ही उसमें इम्पल्स लगा होगा। ठीक है, बस डिफाइंड ये फोर्स से है, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना इम्पल्स लगा, ध्यान दीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट में कितना लगाया उल्टा होगा। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट पर कितना इम्पल्स लगा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस किया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन इट्स ओन मोमेंटम। ठीक है, बेसिकली इम्पल्स क्या है? अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाऊं, और लेट्स से ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मैंने बोला मेरे को इम्पल्स चाहिए टाइम t1 से लेकर टाइम t2 के बीच। तो ये वाला जो इम्पल्स होगा टाइम t1 से t2 के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt टाइम t1 टू t2। दिस इज योर इम्पल्स, या इम्पल्स वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर भी लगा दो। बेसिकली ये वाला एरिया आपको पता है, हम लोग इंटीग्रेशन करके एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। तो ये वाला जो एरिया है यही आपका इम्पल्स है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो इंटीग्रेशन F वेक्टर dt दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज योर इम्पल्स। इस तरीके से आप इम्पल्स कैलकुलेट करते हो। ठीक है, कभी आपको फोर्स दे रखा होगा, कभी मोमेंटम में चेंज दे रखा होगा, आप दोनों से ही निकाल सकते हैं इम्पल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। We have a question where we are given that a force F is equal to 3t square acts on some object, and we need to find the impulse between t is equal to 1 second and t is equal to 3 seconds। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही मैथ्स का है। क्या हो जाएगा? इम्पल्स I is equal to इंटीग्रेशन F dt, F कितना है? 3t स्क्वायर dt। टाइम कहाँ से कहाँ तक? t is equal to 1 से लेकर t is equal to 3 सेकंड तक, तो 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक, दैट इज इक्वल टू, अब 3t स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा t क्यूब, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 तक, दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 26। यूनिट क्या होगी? फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन सेकंड, या फिर केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब तो आसान है ना, किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। ओके, अब एक चीज और समझ लो, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। समहाउ किसी कारण से A ने B पर इम्पल्स लगाया I1, B A पर इम्पल्स लगाएगा I2, सच दैट I2 इज इक्वल टू माइनस I1। मतलब क्योंकि इम्पल्स फोर्स वेक्टर का इंटीग्रेशन है, ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, आई कैप भी आएगा, इसमें जे कैप भी आएगा। और क्योंकि फोर्स वेक्टर का इंटीग्रेशन है, और क्योंकि फोर्स फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसके इम्पल्स भी फॉलो करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए बी पर इम्पल्स आई लगाएगा तो बी ए पर माइनस आई इम्पल्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो टाइप करके बता दो मुझे, एकदम आसान चीज़ है, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक एग्जांपल। ड्यूरिंग एन आईपीएल मैच जसप्रीत बुमराह बॉल्स टू विराट कोहली एट अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोहली प्लेज अ परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव एंड बॉल रिटर्न्स विथ सेम स्पीड। ओके, we need to find the impulse imparted by the bat on the ball of mass 150 ग्राम। ठीक है, क्या हुआ, एक जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट की बॉल ली लाल कलर की, इसको फेंका कितनी वेलोसिटी से, 144 किलोमीटर पर आवर। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, आया कितना, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से या स्पीड से बॉल को फेंका बुमराह ने। सामने से विराट कोहली ने शॉट मारा, जो इसका बैट है उससे एकदम स्ट्रेट ड्राइव है, मतलब बॉल जिस डायरेक्शन से आई वापस उसी डायरेक्शन में लौट गई विद सेम स्पीड दे रखा है, तो 40 मीटर पर सेकंड से ही लौट गई। लेट्स इसका मास में एम दे रखा 150 ग्राम, इसका मास ऑब्वियसली ये होगा। मैंने काम किया, बॉल की इनिशियल डायरेक्शन को मैंने प्लस ले लिया, फाइनल डायरेक्शन को माइनस ले लिया, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस ले लिया। तो मैं बोलूँगा इम्पल्स ऑन बॉल, इम्पल्स बॉल पर कितना लगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, दैट इज इक्वल टू पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, दैट इज इक्वल टू m इंटू 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन नेगेटिव, तो 150 ग्राम मतलब 0.15 kg इंटू माइनस 40, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम, फिर से मास तो 0.15 ही है, और वेलोसिटी कितनी है, प्लस 40 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, प्लस 40 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.15 इंटू 80, दैट इज इक्वल टू माइनस 12 न्यूटन सेकंड। समझ में आई बात, माइनस 12 न्यूटन सेकंड इज द इम्पल्स अप्लाइड बाय द बैट ऑन द बॉल। अगर बोला जाए बताओ इम्पल्स ऑन बैट कितना है, बाय बॉल कितना है, सो दैट इज इक्वल टू प्लस 12 न्यूटन सेकंड। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो टाइप करके बताइए, अगर आया तब भी टाइप करके बताइए। चलो फटाक से कॉपी कर लो। देखो ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके, बस बैट की जगह दीवार थी, बस इस बार हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालने की जगह इम्पल्स निकाल रहे हैं, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही होता है ना। नेक्स्ट, हमें दे रखा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द बैट इफ द टू वर इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.01 सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज फोर्स निकालना है, तो फोर्स बाय बॉल ऑन बैट इज इक्वल टू इम्पल्स बाय बॉल ऑन बैट अपॉन डेल्टा टी। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, सो दैट इज इक्वल टू कितना,
इम्पल्स लगाया था बॉल ने बैट पर 12 न्यूटन सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन सेकेंड अपॉन 0.01 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1200 न्यूटन। फ्रेम्स, हाँ, द साइन विल डिफर फॉर डिफरेंट साइन कन्वेंशन। डिफरेंट, अगर आप फ्रेम का डायरेक्शन उल्टा ले लोगे तो ऑब्वियसली साइन तो बदल जाएगी, हर चीज़ का बदल जाता है ना, हर वेक्टर का बदल जाता है ना बेटा, लेकिन वेक्टर नहीं बदलता, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल, सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल जाता है, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, बट वेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, कॉपीड, छोटा सा कॉपी हो गया होगा। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस इंपल्स की। अभी इंस्टेंटेनियस इंपल्स क्या होता है? देखो भैया, डेफिनेशन तो ये है कि इफ अ वेरी लार्ज फोर्स acts for a very small time, अगर बहुत ही छोटे टाइम के लिए अगर एक बहुत ही बड़ा फोर्स लगे तो ऐसे फोर्स की वजह से जो इम्पल्स लगता है उसे हम इंस्टेंटेनियस इम्पल्स कहते हैं। वैसे देखा जाए तो हमें इम्पल्स की जरूरत ही इंस्टेंटेनियस इम्पल्स के केस में पड़ती है, बट हमारी डेफिनेशन इम्पल्स की है इंटीग्रेशन एफ डी टी, जो हम फाइनाइट फोर्सेस के लिए भी निकालते हैं। बट असली जरूरत हमें पड़ेगी इम्पल्स की इंस्टेंटेनियस इम्पल्स में, जो क्या कहता है इंस्टेंटेनियस इम्पल्स कब लगता है? जब एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगे तो हम कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है। जैसे कि यहाँ पर ये 1200 न्यूटन जो फोर्स है काफ़ी बड़ा फोर्स है और ये बहुत ही छोटे टाइम सिर्फ 0.01 सेकंड के लग रहा है, तो एक तरीके से इसको हम इंस्टेंटेनियस इम्पल्स कह सकते हैं। बट ये आइडियल केस नहीं है, ऑलमोस्ट ट्रू, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है, लेकिन हम ऐसे ही चीज़ों के बारे में इंस्टेंटेनियस इम्पल्स में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मैं फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, फोर्स 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, टाइम बढ़ता जा रहा है, फोर्स नहीं आता। सडनली फोर्स बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए बहुत ही बड़ा फोर्स लगा, फिर से 0 हो गया, 0 0 0 0 0। ठीक है, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स की वजह से ये जो एरिया बना इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस इम्पल्स बोलते हैं। अगर आप आइडियल इंस्टेंटेनियस इम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि फोर्स 0 ही रह गया हमेशा, बस एक मोमेंट के लिए ऑलमोस्ट इंफिनिटी पहुंच गया, फिर 0 हो गया। दिस इज आइडियल, जो कभी होता नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल, एंड these two are very similar। मतलब इसको हम हमेशा इसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके का जो फोर्स है, जो बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स होता है, उस फोर्स का भी हमें कोई नाम देना चाहिए। सच फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। सच अ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो अगर बहुत ही बड़ा फोर्स लगे, हम उस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, और हम उस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से लगने वाले इम्पल्स को इंस्टेंटेनियस इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया? हो गया होगा, बहुत छोटा सा था। अब इस इम्पल्स के बारे में या इम्पल्सिव फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जो हम जाननी चाहिए वो लिख रहा हूँ यहाँ पे।
पहला पॉइंट कि आपके जो इंपल्सिव फोर्सेस है ना, दे एक्ट ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक कोलिजन, एक्सप्लोजन और एनी अदर इम्पैक्ट। ठीक है, इंपल्सिव इम्पैक्ट से आया है। जब भी कोई इम्पैक्ट होता है, कैसे, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड किए, कहीं पे एक्सप्लोजन हो गया, कभी आपने झटके से, बेसिकली इम्पल्स का हिंदी में नाम है झटका। कभी भी अगर झटका लगे तो बेसिकली वो इम्पल्स है या इम्पल्सिव फोर्स है। रस्सी से बांध के किसी ऑब्जेक्ट को झटके से खींच लो, धीरे धीरे खींचोगे तो नॉर्मल फोर्स है, झटके से खींच लोगे तो इम्पल्स है। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स एक्ट ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक कोलिजन, एक्सप्लोजन और एनी अदर इम्पैक्ट। ठीक है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए बहुत सारा फोर्स है। आप किसी फुटबॉल को किक करो पैर से, तो आपने क्या किया, अपने पैरों से फुटबॉल पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया, उसको बिना किसी प्रैक्टिकली जीरो टाइम में आपने उसे एक बहुत सारा फाइनाइट मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया, मतलब आपने चेंज इन मोमेंटम ला दिया जीरो टाइम में, तो फोर्स कैसा हो गया, इम्पल्सिव हो गया। ठीक है, जब विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की बॉल पे शॉट मारा तो वो भी एक इम्पल्सिव फोर्स है, क्योंकि बहुत ही छोटे टाइम में एक फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम बॉल में आ गया था। ठीक है, अगला क्या है, इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम and therefore the effect of finite forces during these times can be neglected। ध्यान दीजिए, जो फाइनाइट फोर्सेस है वो बहुत कम टाइम में, dt टाइम में क्या कितना चेंज इन मोमेंटम लाएंगे, f into dt, f is very small, dt is sorry f is finite and dt is very small, so f into dt is small। तो बहुत ही छोटा चेंज इन मोमेंटम आएगा, उसका इफेक्ट आप निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम एक क्वेश्चन में किए थे। वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें प्रोजेक्टाइल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट में जाके एक्सप्लोड हो जाता था। उसमें हम लोगों ने ग्रेविटी को इग्नोर किया था उस एक्सप्लोजन के टाइम इंटरवल के लिए, याद है कि नहीं याद? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये दिमाग में आता भी नहीं है कि ये चीज़ सोच के कर रहे हैं, डायरेक्टली अगला स्टेप पे आ जाता है। ठीक है, मतलब गलती होती ही नहीं है, बिना सोचे भी इस चीज़ में गलती नहीं होती। चलो अगला, देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल और स्ट्रिंग इम्पल्सिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल इम्पल्सिव फोर्स या स्ट्रिंग नहीं, स्प्रिंग है। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे टाइपिंग में गलती करिए। ये स्प्रिंग है, ठीक है ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग इम्पल्सिव फोर्सेस। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, कोई स्प्रिंग इम्पल्सिव फोर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका mg है जो कि फाइनाइट है, वो सडनली एक मोमेंट के लिए चेंज नहीं हो सकता, एक मोमेंट के लिए बहुत बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली स्प्रिंग का फोर्स जो है वो क्या है, कि x है, ये भी सडनली चेंज नहीं हो सकता। जिन फोर्सेस के बेसिकली आपके पास फॉर्मूले होंगे ना, वो फॉर्मूले मतलब फाइनाइट फोर्स फॉर्मूले होंगे, वो फोर्सेस हमेशा मतलब कभी भी इम्पल्सिव नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला है तो आंसर फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। और इम्पल्सिव फोर्स बहुत कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, लेकिन इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा फोर्स है ना। इम्पल्सिव फोर्स कौन सा नहीं होता, ये तो देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, बट कौन सा होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा, कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, ये वो फोर्सेस हैं जो कि जनरली इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड किए तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई किया, ये नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव था। जब विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की बॉल को हिट किया बैट से, तो बैट और बॉल में कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए था, दोनों ने एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाया, बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ही बड़ा फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉल की मोमेंटम में फाइनाइट चेंज आया। ठीक है, सो दीज नॉर्मल फोर्सेस, टेंशन, दीज आर
योर दीज आर द फोर्सेज जो कि इंपल्सिव हो सकते हैं। ये फोर्सेज जिससे झटका लग सकता है। आप बोलोगे फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला है, आपने बोला था जिस चीज का फॉर्मूला होता है वो इंपल्सिव नहीं हो सकता। फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला है म्यू इनटू नॉर्मल, क्या इंपल्सिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल खुद इंपल्सिव हो सकता है। समझ में आई बात? क्योंकि नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव है, इसलिए फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो सकता है। म्यू इनटू नॉर्मल है ना, नॉर्मल इंपल्सिव। ठीक है, अगर नॉर्मल इंपल्सिव नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव नहीं होगा। अगर फ्रिक्शनल इंपल्स लग रहा है तो नॉर्मल इंपल्स भी लग ही रहा होगा गारंटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली एन इम्पल्सिव फोर्स कैन बैलेंस अदर इम्पल्सिव फोर्सेस। क्यों? यार इम्पल्सिव फोर्स इनफाइनाइट है, फाइनाइट फोर्स कैसे उसको बैलेंस करेगा? ठीक है, ओनली एन इम्पल्सिव फोर्स कैन बैलेंस अदर इम्पल्सिव फोर्सेस। एक इनफाइनाइट या बहुत बड़े फोर्स को बहुत बड़ा फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ओके बेटा। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा इसको कॉपी कर लो फटाफट सब लोग। डन, ओके। नेक्स्ट, हमें दे रखा है कि देयर आर टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी हैविंग मास m each, मतलब ए का मास भी स्मॉल m है, बी का मास भी स्मॉल m है। Each are connected by a massless string and placed on a frictionless table। कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है सरफेस। A bullet of same mass, मतलब इस ये जो बुलेट है इसका मास भी सेम है, m है। स्ट्राइक द ब्लॉक B विद वेलोसिटी u, ये वेलोसिटी u से जाता है और B से कनेक्ट करता है। If the bullet gets embedded in B, then find, पहला पार्ट है देयर फाइनल वेलोसिटीज, दूसरा पार्ट है इंपल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन। अब देखो इसको मोमेंटम से कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से आप आराम से इसका फर्स्ट पार्ट तो कर ही लोगे, सेकंड पार्ट के लिए आपको इंपल्स की जरूरत है। बट मैं फिर भी इंपल्स पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेना चाहता हूँ, एक ही एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपका जो इम्पल्स है उस आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं इम्पल्स से सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्या होगा देखिए, जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन करते थे वैसे ही हम यहाँ पे करते, इस इम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते, कुछ अलग नहीं। वहाँ पर हमारे पास हम लोग स्टेप्स क्या थी, स्टेप्स में क्या होता था, सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करो, फिर डायग्राम बनाओ, डायग्राम में न्यूटन लॉ का ध्यान रखकर डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर दिए, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को अप्लाई किया। बेसिक स्टेप ठीक, यहाँ पे भी वही है, बस वहाँ पर हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था, यहाँ पे हमारे पास इम्पल्स इज इक्वल टू मास इनटू डेल्टा वेलोसिटी होगा, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, समझ में आई बात? इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, अगर मास कांस्टेंट है। तो हमने बोला जब ये बुलेट जाके बी से टकराया, ध्यान दीजिए, जब ये बुलेट है अपना, ये सी है, बुलेट है, बुलेट जब बी से टकराया ब्लॉक बी से, तो ब्लॉक बी ने बुलेट पर एक इम्पल्स पीछे की तरफ अप्लाई किया, इसको मैं बोल देता हूँ आई वन। बदले में इसने, बुलेट ने इस ब्लॉक बी पर सेम इम्पल्स I1 आगे लगाया बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, और इस वजह से ये ब्लॉक बी आगे मूव करना चाहा सडनली, क्योंकि इस पे इम्पल्स लगा।
तो इसको रोकने के लिए रस्सी ने टेंशन का इंपल्स I2 पीछे लगाया इसको स्लो डाउन करने के लिए। अब रस्सी अगर इधर इंपल्स लगाएगी तो रस्सी इधर भी इंपल्स लगाएगी, क्योंकि रस्सी का टेंशन दोनों तरफ इक्वल लगता है। तो इसलिए रस्सी ने इस ब्लॉक ए पर आगे की तरफ इंपल्स लगाया I2। इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे बता दो। सबको समझ में आ गया ये? एक किसी में किसी को डाउट आया होगा, इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं। नहीं, ओके भाई चलो। अब देखो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बुलेट जाके बी में एम्बेड हो जाता है, I2 समझ में नहीं आया। ओके देखो क्या है, इस बुलेट पर बी ने पीछे इंपल्स लगाया, बुलेट ने बी पर आगे इंपल्स लगाया I1, जिसकी वजह से बी के पास एक सडनली आगे की तरफ वेलोसिटी आएगी। सडनली राइट में अगर बी के पास वेलोसिटी आएगी तो क्या होगा, बी जब आगे जाने की कोशिश करेगा तो रस्सी तो ए से बंधी हुई है, ए के पास तो इंपल्स है, ए के ऊपर तो कोई इंपल्स लगा नहीं है, ये तो सडनली आगे जाएगा नहीं। तो मतलब बी का एक्सेलरेशन ज्यादा हो और ए का एक्सेलरेशन कम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता बी के पास सडनली वेलोसिटी आ जाए और ए के पास ना आए। अगर ऐसा होगा तो रस्सी की लेंथ चेंज हो जाएगी। तो रस्सी की लेंथ चेंज हो जाएगी तो रस्सी बोलेगा नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी लेंथ चेंज। तो वो बी को रोकने के लिए बी पे पीछे की तरफ इंपल्स लगाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि रस्सी है दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाता है, ए पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, ए पर आगे की तरफ I2 इंपल्स अप्लाई करेगा। ओके अब क्या हुआ, क्योंकि बी सी जाके बी में घुस गया है, क्योंकि सी बी में जाके घुस गया है, इसलिए सी और बी दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी सी की अगर v है, अगर सी की फाइनल वेलोसिटी में v मान लो तो b की भी v होगी, और अगर b वेलोसिटी जाएगा तो a भी v वेलोसिटी से जाएगा। तीनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v मान ली इक्वल है, मतलब तीनों की वेलोसिटी इक्वल है v में। अब मुझे कुछ नहीं करना है, देखो मैं सिर्फ इंपल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे mg के बारे में चिंता करनी है ना मुझे नॉर्मल के बारे में चिंता करनी है, मैं सिर्फ सडन चेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक बी के लिए अगर मैं बी की इक्वेशन लिखता हूँ तो बी पे कितना इंपल्स लग रहा है, एक I1 आगे लग रहा है, I2 पीछे लग रहा है। मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस, बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस रखा है, तो बी के लिए लिखूंगा मैं I1 माइनस I2 इज इक्वल टू m इंटू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस 0। ये फॉर्मूला लगाया, I वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? बी वाला इक्वेशन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाले में आराम से बता दूंगा। बेटा क्योंकि इनिशियली v रेस्ट पे था, चेंज इन वेलोसिटी लिखना है ना, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियली v रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल 0। ओके, अगर मैं a के बारे में बात करूं तो a के लिए क्या लिख सकता हूं, a पे एक ही इंपल्स लग रहा है I2, तो लिखूंगा I2 इज इक्वल टू मास ऑफ a इंटू चेंज इन इट्स वेलोसिटी, पहले रेस्ट पे था फाइनली v हो गया तो v माइनस 0। और अगर c के बारे में बात करें तो c के लिए सोचिए जरा, c के लिए क्या होगा, c पर एक इंपल्स लगा है माइनस I, तो माइनस I1 इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। ठीक है, इज इट ओके? तो अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो क्या होगा, देखो माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, है ना। मैंने तीनों को ऐड कर दिया, इंपल्स खत्म हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या हुआ, mv प्लस mv प्लस mv माइनस mu, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो mu इज इक्वल टू 3mv। देखिए जरा, ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है कि नहीं है? आप डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन तक पहुंच सकते थे कि नहीं पहुंच सकते थे? पहुंच सकते थे। सो mu इज इक्वल टू 3mv, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u बाय
3। आप डायरेक्टली पहुंच सकते थे, पर मेरे को आपको समझाना था इम्पल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। सो v इज इक्वल टू u/3 हो गया, तीनों की वेलोसिटी u/3 के बराबर हो गई। किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दो। कोई आपत्ति नहीं, ठीक। अब हमें निकालना गया था इम्पल्स ऑन a ड्यू टू टेंशन, a पर इम्पल्स मतलब I2 निकालना है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी, इसको यहाँ यूज किया, I2 इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस 0 दैट इज इक्वल टू m इंटू u/3। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज आंसर टू फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज आंसर टू सेकंड पार्ट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? वेरी गुड। देखो डिफिकल्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से इम्पल्स भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे फोर्स हैंडल करते थे वैसे इम्पल्स हैंडल करते हैं, कुछ नया थोड़ा ना करना। ओके, कॉपी हो गया? किसी का नहीं हुआ तो टाइप कर दो, नहीं तो हटा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन। हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पहुंच गए। चैप्टर क्या था? सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है। तो हम लास्ट पार्ट में आ गए कोलिजन। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पक्के से खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं आज थोड़ा 7 बजे तक क्लास लिखूंगा तो पक्के से नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब परसों। तो कोलिजन शुरू करते हैं। कोलिजन क्या होता है? देखिए, कोलिजन सबको पता है, दो चीजें टकराती है जिसको हम कोलिजन कहते हैं। हम फिजिक्स में कोलिजन को मेनली 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं ताकि हम उस कोलिजन को इजीली पढ़ पाए। क्या क्या है वो? एक तो है हेड ऑन कोलिजन, दैट इज बेसिकली 1 डायमेंशनल कोलिजन, और दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन, बेसिकली 2 डायमेंशनल कोलिजन। आप बोलोगे सर 1 डायमेंशनल कोलिजन और 2 डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है? तो बहुत ही शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम जब तक मैं हेड ऑन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ऑब्लिक पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, और जब मैं ऑब्लिक कोलिजन बताऊंगा तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। अभी के लिए बस एक आइडिया लेके चल लो कि हेड ऑन क्या होता है, वर्टिकल कोलिजन, ऑब्लिक क्या होता है, 2D कोलिजन कैसे, इसका ये समझ लीजिए। मान लेते हैं मेरे पास ये 2 बॉल्स हैं, बॉल ए और बॉल बी, ठीक है। इसका नाम हटाया था, बाद में कंफ्यूजन होगा नहीं। क्या हुआ? बॉल ए बी की तरफ गई और बी से जाके टकरा जाती है। कैसे? कुछ ऐसे, ठीक है। ये बॉल ए बी से जाके टकराया। तो क्या था, जब बॉल ए यहां पर थी उस वक्त इसके पास वेलोसिटी लेट से u1 थी, बी तो रेस्ट पे ही था, तो बी के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ए यहां पहुंचा, जब ये दोनों कोलाइड किए तो इस पॉइंट पे दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, हाँ या ना? है ना? तो क्या होगा, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगी। कहां पर? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी के नॉर्मल के लोग लगाएंगे। तो बेसिकली आपका एक नॉर्मल फोर्स लगेगा कुछ ऐसा, इस लाइन को लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग ए और बी एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। लेकिन क्योंकि कोलिजन है, ये नॉर्मल फोर्स बहुत ही कम देर के लिए लगेगा और काफी ज्यादा बड़ा लगेगा। बेसिकली इस लाइन के लॉन्ग दोनों एक दूसरे के ऊपर इंपल्स लगाएंगे या एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट, मतलब इस लाइन के लॉन्ग दोनों के बीच में इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बी ने ए पर इधर फोर्स लगाया, ए ने बी पर इधर फोर्स लगाया। फोर्स नहीं बोलना चाहिए इसको, इंपल्स बोलना चाहिए। तो इसको आई वेक्टर इधर लगाया, ए ने बी पे आई वेक्टर इधर लगाया, या यूं कहना चाहिए अगर ये आई वेक्टर है तो माइनस आई वेक्टर, राइट। और ए की जो इनिशियल वेलोसिटी थी या u1 था, ये भी इसी लाइन के अलॉन्ग, ये जिस लाइन के अलॉन्ग इंपल्स लग रहा है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है, या फिर लाइन ऑफ कोलिजन भी कहते हैं। LOC, ठीक है।
जिस लाइन के अलॉन्ग दोनों बॉल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं उसको हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन भी कहते हैं। और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल ए की वो इसी लाइन के अलॉन्ग है, बी की वेलोसिटी है ही नहीं। अगर दोनों बॉल्स की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग हो तब हम कहते हैं कि कोलिजन हेड ऑन है या वन डायमेंशनल। ठीक है, अगर वेलोसिटीज लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग हो तब हेड ऑन कोलिजन होता है या वन डायमेंशनल कोलिजन होता है। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, ये दो बॉल्स हैं, यहाँ पे लाइन दे देता हूँ, ये दो बॉल्स हैं, ये बॉल ए, ये बॉल बी, बॉल ए बी से जाके ऐसे टकराएगा। ठीक है, तो जब कोलिजन हुआ तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो नॉर्मल है वो तो इस नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में है ना, तो दोनों बॉल्स एक दूसरे पे इंपल्सिव नॉर्मल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएंगी। हाँ, एक आई वेक्टर होगा, दूसरा माइनस आई वेक्टर होगा। नाउ दिस लाइन इज योर लाइन ऑफ कोलिजन। जिस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो नॉर्मल डायरेक्शन है वही होगा नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन, वही आपका लाइन ऑफ कोलिजन या फिर लाइन ऑफ इंपैक्ट है। ठीक है, और इस केस में अगर आप ध्यान दें तो इनिशियली बॉल ए इधर थी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी यू, ये बॉल यहां जाकर टकराई तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग नहीं है। ऐसे केस को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं या टू डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में फर्क पता चला। हेड ऑन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटीज दोनों बॉल्स की इनिशियल वेलोसिटीज इज अलोंग LOC। और ध्यान दीजिएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी LOC के अलॉन्ग होंगी तो फाइनल वेलोसिटीज भी LOC के अलॉन्ग ही होंगी। यहां पर इनिशियल वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग LOC। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको भी सब फटाफट कॉपी कर लेंगे, और अगर कॉपी करने में दिक्कत हो रही, डायग्राम नहीं बन रहा है ठीक से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेना, ठीक है, बट स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में वापस अपनी नोटबुक में सबको कॉपी करना है। अच्छा, ये अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं कोलिजन में किसी को भी? हाउ इज वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी। देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी की बात करो, इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ये वाली लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग है ना, और जो इंपल्स लगा है वो नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब स्टेडी लाइन के अलॉन्ग लगा है। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उस स्टेडी लाइन के अलॉन्ग नहीं है, उस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग नहीं है, उस लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग नहीं है। किधर है उससे मतलब नहीं है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग नहीं है इससे मतलब। ठीक है, उसके अलावा किसी भी और डायरेक्शन में हो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा तो ऑब्लिक कोलिजन होगा, 2D कोलिजन होगा। ठीक है, देखो हेड ऑन कोलिजन का एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये चल नहीं रहा, ठीक है,
देखो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है समझिए, यहाँ तो ये एनिमेशन चल नहीं रहा थी उसमें क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, दो बॉल्स हैं, ये बॉल इधर जा रही है, मान लेते हैं ये वाली बॉल किधर जा रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, क्योंकि u1 u2 से बड़ा है तो ये बॉल पीछे वाली बॉल, ये बॉल A जाकर बॉल B से टकराएगी, है ना। जब टकराई तो उसके बाद क्या होगा, बॉल A स्लो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, बॉल B की वेलोसिटी v2 हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या है, A B के पास आ रहा था, A और B के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था, बाद में A और B के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब जरूरी नहीं हमेशा सारी वेलोसिटी राइट साइड में, ऐसा हो सकता है कि u1 राइट में था, u2 लेफ्ट में था, फिर v1 लेफ्ट में हो गया, v2 राइट में हो गया, सब चीज़ें पॉसिबल हैं। पर मैं हमेशा ही सबको पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में लूँगा, ताकि सबको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लूँ अपने फॉर्मूले के लिए। उसके बाद मैं इक्वेशन लिखूँगा, जो नेगेटिव आना होगा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके का कोलिजन होगा कि बॉल जाके दूसरे बॉल से टकराएगी और जो वेलोसिटीज हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होगी आपके कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, बिफोर कोलिजन, मतलब ऐसा समझ लीजिए बिफोर कोलिजन m1 के पास और m2 के पास दोनों का वेलोसिटी ऐसी है, u1 और u2। आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है, m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। मैंने यही अजम्पशन लिया है, ठीक है, कि सबकी वेलोसिटी राइट साइड में ही है। नेगेटिव अगर लेफ्ट में आएगी तो अपने आप ही हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। मैंने क्या किया, इस राइट डायरेक्शन को प्लस और लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस लिख के मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि देखिए सबसे पहले तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एटलीस्ट नॉट एनी इम्पैक्ट, कोई आपका इम्पल्सिव फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है एटलीस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। लग रहा है क्या, अगर ए जाके बी से टकराता है तो एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा भी नॉर्मल होगा, एम जी जो एम जी वगैरह होगा वो सब तो फाइनाइट होंगे, उनका कोई वो फोर्सेस पिक्चर में आएंगे ही नहीं। सो नो एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, m2 ने m1 पे फोर्स लगाया, इसलिए फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग कोलिजन, हमेशा कोलिजन के दौरान हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसलिए सो दिस इंप्लाइज दैट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मेरे पास अननोन कितने हैं, दो हैं, v1 भी नहीं पता, v2 भी नहीं पता। मेरे को इनिशियल कंडीशन दे दी गई, बोला कि कोलिजन पर बताओ क्या होगा। सीधे हमसे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनिशियली m1 के पास u1 वेलोसिटी, m2 के पास u2 वेलोसिटी, m1 जाके m2 से टकरा जाता है, बताओ कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक इक्वेशन तो हमने लिख दी, वेरिएबल दो हैं v1 और v2, तो एक और इक्वेशन चाहिए, हाँ ना, एक और इक्वेशन तो चाहिए होगी ना, बता दो कहां से लाए दूसरी इक्वेशन, एनी आइडिया दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी।
कोई तो बोल दो, एक और इक्वेशन कहाँ से लाऊं? देखो भैया, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। दूसरी इक्वेशन आप लोगों ने नहीं बोली, बट कई बार जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं सर एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, ये थोड़ा लफड़ेदार चीज है। एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा ट्रू नहीं होता, इट इज ट्रू ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, बाकी टाइम आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कम से कम ये इलास्टिक कोलिजन वाला केस हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा कर। मतलब आपकी फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे सर एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं रहेगी? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं रहेगी? सर एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। आगे पीछे कुछ सोचते नहीं कि एनर्जी कब कंजर्व रहती है, कब कंजर्व नहीं रहती। देखो भाई, जब दो ऑब्जेक्ट टकराए तो क्या दोनों के कोलाइड करने से साउंड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? साउंड एनर्जी है तो साउंड एनर्जी निकल गई, दोनों कोलाइड किए, वाइब्रेशन हुआ, उसमें एनर्जी गई। दोनों कोलाइड किए, कोलिजन से चीज़ें गर्म भी हो जाती हैं तो हीट एनर्जी भी आई। तो बहुत सारी एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर डिसिपेट हो जाती है। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है बट डिसिपेट हो सकती है, तो बहुत सारी एनर्जी डिसिपेट होगी। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही केस में लगेगा जहां मानते हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ये है कि अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है कोलिजन, अगर कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, तब हम उस कोलिजन को कहेंगे ये इलास्टिक कोलिजन। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा के देखते हैं यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन मानते हुए, तो हम बोलेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज हमारे पास बनेगा, एक काम करता हूँ मैं m1 वाले पहले तो हाफ कैंसिल करता हूँ, हाफ फालतू में आ रहा है, हाफ से हाफ 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 और दोनों तरफ कॉमन आके कैंसिल होगा। अब मैं m1 की टर्म्स एक तरफ, m2 की टर्म्स एक तरफ कर देता हूँ, तो आएगा मेरे पास m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज m1 इंटू v1 माइनस u1 इंटू v1 प्लस u1 इज इक्वल टू m2 इंटू u2 माइनस v2 इंटू u2 प्लस v2। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक ये जो इक्वेशन बनी थी ना, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैंने इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ी थी यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ पे भी m1 और m2 के टर्म्स को अलग अलग कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा, m1 इंटू v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 इंटू u2 माइनस v2। इसको इक्वेशन 1 बोलने की जगह इसको इक्वेशन 1 बोलने। ठीक है, ये क्यों किया मैंने? क्योंकि देखिए यहां पर ये जो टर्म है ये इसके बराबर है और ये जो टर्म है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा हमारे पास फाइनली? मेरे पास फाइनली आ जाएगा v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, है ना?
V1 प्लस U1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2। इसका मतलब, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब कि U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, सॉरी, हाँ सही, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। क्या बना मेरे पास? फाइनली यहाँ लिख दे रहा हूँ एक और, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है। अब देखो जरा U1 माइनस U2 क्या है? U1 माइनस U2 देखिए तो जरा क्या है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि नहीं बिफोर कोलिजन? हाँ या ना, है कि नहीं? बोल दो यार। फिर दो लोग बात करते हैं, बाकी लोग पता नहीं कितना दुखी है मुझसे। U1 माइनस U2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। और V2 माइनस V1 क्या है? क्या इसको मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह सकता हूँ आफ्टर कोलिजन? तो मेरे पास इक्वेशन बन गई क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। कोई दिक्कत? ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगा? दिस इज आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब है? बिफोर कोलिजन। तो अब मैं ये एनर्जी कंजर्वेशन की जगह ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ। दोनों इक्वेशन मेरी लीनियर हो जाएगी, सॉल्व करना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आसान होता है ना इन कंपैरिजन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब मैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूंगा। अपनी एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की बजाय मैं ये वाला डायरेक्ट यूज कर लूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट ये किसके लिए ट्रू है? ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। सर अगर एनर्जी कंजर्व नहीं हो तो क्या करें? तो क्या करें? हमें और कुछ आता है क्या? हमें तो और कुछ नहीं आता है। आपको? मेरे को तो कुछ नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया। कहीं और से पता तो अलग बात है, मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं। तो इसलिए मैं गया न्यूटन अंकल का, न्यूटन अंकल बचा लो, न्यूटन अंकल बचा लो। समझ नहीं आ रहा कोलिजन में, एक इक्वेशन समझ में आ गई, दूसरी इक्वेशन समझ में नहीं आ रही, एनर्जी कंजर्वेशन मान के कितना सॉल्व करेंगे, अब तो गलत हो जाएगा। तो न्यूटन ने बोला अच्छा एक काम करो, एक और लॉ, उनके पास तो जाओ, तो उनके पास लॉस की भरमार है, एक और लॉ लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। पिछला पेज कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ठीक, तो न्यूटन अंकल से पूछा, न्यूटन अंकल एक और लॉ दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या नाम दिया? न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। अभी न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है? ये कहता है यार जब बिफोर कोलिजन m1 m2 के बीच में अप्रोच होगा और आफ्टर कोलिजन ऑब्वियसली सेपरेशन होगा। तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? ये है u1 माइनस u2। और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? ये है v2 माइनस v। ठीक है, ये तो हम पहले भी देख चुके, थोड़ी देर पहले देख चुके। तो न्यूटन अंकल ने कहा क्या कि फॉर एनी कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप बोलोगे सर ये ई क्या है? क्या सर ये ई यूनिट नंबर है? 2.718 है? जवाब है नहीं, ई 2.718 नहीं। ई क्या है? ई है आपका, ई का है तो ई है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब बोलो सर रेस्टिट्यूशन क्या होता है? देखो रेस्टिट्यूशन का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढोगे तो मीनिंग है रिफॉर्मेशन। ये कैसे
सूट करता है यहाँ पर, ये जब मैं ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है बताऊंगा तब समझ में आए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई न्यूटन अंकल ने बताया कि जो ई है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, कॉपी कर लो इसको भी। कॉपी, ओके। अब देखो कुछ बातें और हैं यहाँ पे। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इलास्टिक कोलिजन देखा था। ये जो इलास्टिक कोलिजन है, इस इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ था बेटा? इलास्टिक कोलिजन में आपका एनर्जी कंजर्व थी। एनर्जी वैसे तो हमेशा कंजर्व रहती, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व थी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। इसमें आपका ई जो है, ई की वैल्यू 1 आई थी। देखिए क्योंकि क्या था आपके पास फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी वाज कंजर्व। उसके बाद और भी कोलिजन है, अगला है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में सम एनर्जी इज लॉस्ट। सम एनर्जी इज लॉस्ट मतलब आपका जो ई है, दिस ई, अच्छा ऐसे है, जो 0 से बड़ा है ये ई बट 1 से छोटा हो। इन इलास्टिक कोलिजन में ई जो है 0 और 1 के बीच में होता है, ना 0 होता है ना 1। इसका एक और है कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। ये जो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का मतलब जितना एनर्जी मैक्सिमम लॉस हो सकता है ना, वो इसी में होता है। कोलिजन में कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन से ज़्यादा लॉस एनर्जी का नहीं पॉसिबल है। देखिए 100% एनर्जी का लॉस होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि समझिए मोमेंटम अगर इनिशियल मोमेंटम अगर 0 नहीं है तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम तो रहेगा ही, मतलब पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी तो रहेगी ही। ठीक है, पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी तो रहेगी ही। वहाँ मत काट रहे हैं। इंटरेक्ट करिए।